कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संत मुरारी बापू रामकथा सुना रही है। रामकथा सुनने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे। जय सिया राम का जयकारा लगाया और व्यासपीठ पर पुष्पांजलि की। ऋषि सुनक ने कहा कि पीएम नहीं बल्कि एक हिंदू के नाते यहां पर आया हूं। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई विदेशी प्रधानमंत्री कभी किसी हिंदू कथावाचक से राम कथा सुनने को पहुंचेगा? लेकिन ऐसा हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक राम कथा सुनने को पहुंचे हैं। ये राम कथा हो रही थी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और राम कथा कर रहे थे मुरारी बापू, जहां अचानक से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच गए। ऋषि सुनक ने इस दौरान मुरारी बापू की व्यासपीठ पर जय सिया राम का नारा लगाते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। बापू जय सिया राम। पीएम ऋषि सुनक ने मुरारी बापू को काला शॉल पहनाया, जिसके बाद मुरारी बापू ने भी उन्हें शॉल पहनाकर उनका अभिवादन किया। मुरारी बापू ने सुनक को एक शिवलिंग भी भेंट किया। जय सिया राम से सुनक ने अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आए हैं। तो आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में 15 कमेटी मेंबर शामिल होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम चुनावों के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। इन चुनावों में रणनीति तैयार करने के लिए आज पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में समिति के 15 सदस्य शामिल होंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक समिति के सदस्य 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कमजोर सीटों पर पार्टी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में उम्मीदवारों के चयन और प्रचार रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। पार्टी ने उन सीटों की एक सूची तैयार की है जिन पर उसे लगता है कि अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही पार्टी केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर राज्यों से प्रतिक्रिया भी मांगेगी। इस साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहीं मिजोरम में एमएनएफ और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। आइए आगे बढ़ते हैं बात हरियाणा के नूह की। नूह हिंसा मामले में पुलिस ने बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा पुलिस की सीआईए टीम ने तावड़ू से पकड़ा है उसको। पुलिस ने कई धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी पर मामला दर्ज किया। एक रिपोर्ट। नूह हिंसा में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी को हिरासत में ले लिया है। हरियाणा पुलिस की सीआईए टीम ने हरियाणा के तावड़ू से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के नूह में हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा आयोजित शोभा यात्रा के दौरान पिछले दिनों सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। आज बिट्टू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। घर से पकड़ के गर्दन को पकड़ खींच के ले जा रहे थे। उस टाइम हम यहीं थे और दूसरे पड़ोसी के घर में भी घुसे हैं। नूह हिंसा केस में बिट्टू बजरंगी पर धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नूह सदर पुलिस स्टेशन में एएसपी उषा कुंडू की शिकायत के बाद बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मुकदमा नंबर 413 दर्ज किया गया है। हिमाचल में आई तबाही में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल के शिमला में मंगलवार को एक बार फिर लैंडस्लाइड होने से एक स्लॉटर हाउस और कई इमारतें धराशायी हो गई। ये पूरा दृश्य हिमाचल की राजधानी शिमला का है। यहाँ पहाड़ से आया सैलाब देखते ही देखते स्लॉटर हाउस को अपनी चपेट में ले लेता है। यही नहीं, इसके साथ ही आसपास की इमारतें भी सैलाब के जोर में पहाड़ से नीचे खिसकने लगती हैं और देखते ही देखते पूरा का पूरा हिस्सा खाई में समा जाता है। जारी मॉनसून हिमाचल के लिए किसी भी हाल में ठीक नहीं चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम और गरज के साथ बारिश होगी। हिमाचल में मदद के लिए भारतीय सेना की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 2 की मृत्यु यहाँ निश्चित है। एक का शव मिल चुका है, एक का टांग हमें नजर आ रही है, उस शव को निकाल रहे हैं और तकरीबन पिछले
कल 51 मौतें हुई थी, आज 9 मौतों की पुष्टि और हुई है। एक दिन के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है। तो वहीं हिमाचल में तबाही के बाद अब राहत और बचाव का कार्य भी तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए कई लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। हिमाचल के शिमला में हुए लैंडस्लाइड में राहत और बचाव का कार्य भी तेजी से चल रहा है। फागनी में लैंडस्लाइड के बाद एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एसएसबी के जवानों ने एक 23 साल की लड़की को सुरक्षित बचाया। हिमाचल प्रदेश के शिलाह कीपड़ गांव वाले अपना घर छोड़ के एक मंदिर में रह रहे हैं, जिनका घर और गांव बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद बर्बाद हो गया है। अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में और आसपास सुरक्षित स्थानों पर 500 से अधिक लोग रह रहे हैं। मंदिर में 20 से 25 परिवार हैं। इनमें बच्चे भी हैं जो तिरंगे लिए हुए हैं, जो स्कूल नहीं जा पाए, जो अपने घर पर नहीं जा सकते। उन्हें मंदिर के अंदर ही 15 अगस्त मनाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ को लेकर अभी अलर्ट जारी है। लगातार पहाड़ों से पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, विदेशों से आए टूरिस्ट भी परेशान हैं। ये सैलानी घूमने के लिए सोलन कुल्लू आए थे। श्रीलंका से आए 11 लोगों की टीम को मंडी में सुरक्षित स्थान पर रोक दिया गया है। आसमान से बरस रही आफत सिर्फ हिमाचल के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिनके लिए मुसीबत बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। जुलाई बीत चुका है, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मॉनसून की तस्वीर जरा सी भी नहीं बदली है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले किसी और राज्य में और अब किसी और राज्य में। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम व्यापक वर्षा, तूफान और बिजली गिरने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश हो सकती है। मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत की बात करें तो हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बादल बरस सकते हैं। उधर दिल्ली में यमुना एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 205.12 मीटर पहुंच गया है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का खतरे का निशान 204.33 मीटर है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक में हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र और इस्लाम राष्ट्र की बात करने वाले इस्तीफा दे दें। ये देश सबका है। अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र की बात करने वालों पर हमला बोला। हिंदू राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र की बात नहीं है, ये देश सबका है। क्या शहीद भगत सिंह के साथ अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं हुई? ये देश सबका है, सबका सम्मान करना चाहिए। कमलनाथ जी के बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि ऐसी बातें करने वालों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए ये सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू कुछ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पद पर बैठा हुआ है, जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में ही कोई बात करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि मौजूदा वक्त में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि मौजूदा वक्त में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में तिरंगा फहराने के बाद बेंगलुरु में बोलते हुए शिवकुमार ने कहा कि देश में धर्म, जाति और पंथ के आधार पर जहर के बीज बोए जा रहे हैं, जबकि अहिंसा, शांति, सहिष्णुता और भाईचारे के लिए आजादी की एक और लड़ाई छेड़ने की जरूरत है। Now we are on the path of protecting India. So let us all fight. Let us all join together. Let us see that India is in peace. So I wish the entire country
will be united to save India. 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि देश पहले कांग्रेस पार्टी के तहत एकजुट था और फिलहाल देश विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत एक हो रहा है। डीके शिव कुमार ने भारत को सशक्त बनाने और देश की रक्षा करने को अपनी जिम्मेदारी बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला कोर्ट आज अतीक अशरफ अहमद हत्या मामले में तीनों शूटर्स पर आरोप तय कर सकता है। पिछली तारीख पर शूटर्स ने वकील खड़ा करने के लिए कोर्ट से वक्त दिए जाने की मांग की थी। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद के हत्यारों पर आज जिला कोर्ट आरोप तय कर सकती है। फिलहाल तीनों हत्यारे लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद हैं। आज तीनों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद हालात को देखते हुए अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। यूपी पुलिस हर तरह की एहतियात बरत रही है। हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने धारा 302 और आईपीसी की कई दूसरी धाराओं के तहत अपनी जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। तीनों आरोपियों ने 15 अप्रैल की रात को अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब उन्हें प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, हत्या के तुरंत बाद शूटरों ने सरेंडर भी कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।